नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में पाला पड़ने से होता है भारी नुकसान, करे समय रहते बचाव। गन्ने के साथ लगी अंतर्वर्तीय फसलों का प्रबंधन। किसान भाइयों, रबी फसलें इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर हैं और अभी मौसम में बदलाव तेजी से हो रहा है। कहीं अधिक ठंड पड़ रही है तो कहीं पाला पड़ रहा है। ऐसे में फसलों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे फसलें सूखने लगती हैं। तो आप मौसम की बदलती स्थिति और पाले के दुष्प्रभाव से अपनी फसलों को कैसे बचाएंगे, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजीत सिंह। प्रिय किसान भाइयों, आज हम आपको पाले के बारे में बताएंगे कि फसलों को पाले से कैसे बचाएं। हमारे किसान भाई हैं, बहुत अच्छी मेहनत करके फसल को तैयार करते हैं और सर्दियों के टाइम आते ही फसलें एकदम लहराती होती हैं। अचानक से सर्दी बढ़ जाती है। जैसे ही उत्तर से पश्चिम की दिशा में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो पाले की आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उस टाइम पे हम फसलों को अगर हम पहले से कोई प्रबंधन नहीं करते हैं तो हम अपनी फसलों को बचा नहीं सकते हैं। पाला क्या है? शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। पाले जैसे ही आता है तो क्या होता है, जो ठंडी बूंदें होती हैं वो जो पौधा होता है उनकी पत्तियों पे गिरते ही उसमें जो पौधे की सेल्स में जो पानी होता है ठंडी की वजह से जम जाता है। जैसे कि बर्फ़ जमती है ऐसे उनकी सेल्स में पानी जम जाता है। पानी जमने से क्या होता है, सेल्स में पानी का जो बर्फ़ जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से क्या हमारी जो प्लांट की पौधे की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो मर जाती हैं। उनके मरने से क्या होता है कि पौधा हमारा पूरी तरीके से मर जाता है और 2-3 दिन बाद हम देखेंगे फसल पूरी काली पड़ जाती है। तो ये तो पाले का प्रभाव होता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, क्या उपाय करें कि हमारी फसलें उससे बच जाएं। तो पहला उपाय तो ये है कि हम जब शाम को हमें ये एहसास हो कि आज बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, पाले आने की संभावना है, तो हमें क्या करना चाहिए, खेत के चारों तरफ जो कूड़ा या ढेर लगे होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, और उनके ढेरों में हमें आग लगा देनी चाहिए। उससे आग लगाने से क्या होता है कि जो उससे धुआं होता है, धुआं एक तरीके से फसल के ऊपर कवर हो जाएगा और उससे 1-2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर बढ़ने से हम फसलों को पाले से बचा सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि हमें फसलों में हमें पाले आने की संभावना हो तो फसलों में हमें शाम को हल्का पानी की सिंचाई कर देनी चाहिए, या फव्वारा इरिगेशन हो तो उससे हमें 30 मिनट तक चला देना चाहिए। इससे भी 1-2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है और हम अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं।
तीसरा जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड आता है उसका हम 1% का फोलियर स्प्रे करके और अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। ये 2-3 प्रयोग करने से जो फसलों में पाले से नुकसान काफ़ी होने वाला था उससे हम काफ़ी राहत मिल सकती है। तो ये कुछ अगर जब हम इतना फसलों में खाद पानी और सब कुछ लगाते हैं और अगर हम थोड़े से अपने प्रयोग करेंगे तो हम अपनी फसलों को अच्छे से बचा सकते हैं। पाले से बचाव के उपाय। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। छोटे फूलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियों आदि से ढक देवें। अति संवेदनशील शिशु फलदार पौधों की उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर सरकंडे की टाटी बांधने से भी पाले से बचाव हो जाता है। एक और प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उत्तर से पश्चिम की दिशा में जब हवाएं चलती हैं तो हमें जो पौधे का प्लांटेशन ऐसा करना चाहिए, जो बड़े पौधे होते हैं हमारे फ्रूट हैं या नीम हैं या जो भी पौधे होते हैं उनको हमें उत्तर से पश्चिम की दिशा में लगाना चाहिए, जिनको हम बोलते हैं हवा अवरोधी पौधे, जिससे क्या होती है उन हवाओं से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो ये भी प्रयोग हैं कुछ, ये इन उपायों से करके हम अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य के बहुत से किसान भाई गन्ने की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस लाभ को मिलने में काफी समय लग जाता है। इसलिए किसान गन्ने की खेती के साथ कम अवधि में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करके अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने गन्ने के साथ अन्य फसलें लगा रखी हैं, वे इनका प्रबंधन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर अनिल कुमार से। किसान भाइयों, आपको सादर नमस्कार। जैसा कि अभी बहुत ही समसामयिक प्रश्न है, शरदकालीन गन्ने में सहफसली खेती, अंतर्वर्ती खेती आपने किया होगा। उसमें शरदकालीन गन्ना में जैसे दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, चारा की फसलें, सब्जी वाली फसलें, मसाले वाली विभिन्न फसलें आपने सहफसली खेती के रूप में गन्ने के साथ लगाया होगा। तो सर्वप्रथम ये है कि जैसे शरदकालीन गन्ने में आप आलू लगाए होंगे, दलहनी में मसूर लगाए होंगे और गेहूं की भी खेती किए होंगे, राजमा लगाए होंगे और कोरिएंडर, धनिया की खेती आपने किया होगा, मेथी भी लगाए होंगे कहीं। तो इसमें सर्वप्रथम आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा जो खेत है, जहाँ सहफसली खेती, अंतर्वर्ती खेती आपने किया है, वो खरपतवार से बिल्कुल जो है रहित होना चाहिए। खरपतवार उसमें निकाल दें, निकाई गुड़ाई करें। आमतौर पर सहफसली खेती में खरपतवारों के उगने की संभावना कम ही होती है, लेकिन सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग के कारण फसलों के बीच में खरपतवार उगाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें, साथ ही पौधों के पास मिट्टी चढ़ाएं ताकि पौधों को मजबूती मिल सके। दूसरा जो सबसे प्रमुख इसमें है कि पानी का प्रबंधन, जल प्रबंधन। कि जल प्रबंधन ये आप समझ लें कि जब से कहा गया है कि अंतर्वर्ती खेती जब तक सहफसल खेत में है, हम सिंचाई की व्यवस्था, जो पानी की मांग है, उसको सहफसल के हिसाब से करते हैं। वहीं पर अगर आलू की फसल आपने लिया है, लहसुन की फसल लिया है या मेथी लिया है, तो उस फसल के हिसाब से पानी का प्रबंधन आपको करना है। आलू में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो आलू में जितना जब भी पानी की जरूरत पड़े आप उसमें लगा सकते हैं। फसल की मांग के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग समय पर करना जरूरी रहता है।
इसके लिए फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। गन्ने की खाद की मात्रा का प्रयोग गन्ने की कतार में और सहफसली फसलों के खाद की मात्रा का प्रयोग सहफसली कतारों में करें। और जो भी पोषक तत्व प्रबंधन जो सहफसल या अंतर्वर्ती फसल के लिए है, उसको अलग से आपको पोषक तत्व प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर दलहनी तिलहनी फसल है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो इनिशियल है आपने दे दिया होगा, फास्फोरस पोटेशियम की भी मात्रा दे दिया होगा, तो इसमें कोई बाद में किसी पोषक तत्व प्रबंधन या यूरिया के छिड़काव की जरूरत नहीं है। आपने राजमा लिया है, आलू लिया है, गेहूँ लिया है या कोई अन्य ऐसी फसल लिया है जिसका कि पोषक तत्व प्रबंधन नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, उसमें पहला डोज तो आपने बुआई के समय खेत में ही डाल दिया होगा। दूसरा डोज पहले पानी के बाद में खेत में छिड़काव की संस्तुति की गई है। जड़ के लाइनों में जड़ के समीप आप जो है यूरिया का छिड़काव करें और इस तरह से जो है उसकी पैदावार बड़ी होगी और उसमें जो है फल भी ज़्यादा होगा और उसकी यील्ड भी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इस समय तापमान में गिरावट आ रही है, ऐसे में फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। गन्ने की फसल तो पाले के प्रभाव से बच जाती है, लेकिन कई बार सहफसली जैसे आलू, चना, मटर, सेम, मिर्च आदि पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए पाले पड़ने पर फसलों में हल्की सिंचाई करें। खेत के चारों ओर फसल अवशेष का धुआं करें। साथ ही हो सके तो सहफसलों पर 2% थायो यूरिया या सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जो प्रमुख बीमारियां इन फसलों में लगती हैं उसका भी आपको देखभाल इसी समय करने की जरूरत है कि जैसे आलू में इस समय मौसम आप देख रहे हैं तो मौसम के हिसाब से उसमें कुछ जो है फफूंदी नाशक आपको छिड़कने की जरूरत है, जैसे डाइथेन M45 2.5 kg प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के डाल सकते हैं। अगर जो है कीट पतंगों का प्रकोप है, सरसों आपने लगाया है, माहू या उसमें माहू का प्रकोप अगर आपको दिखता है तो उसमें इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़कने की संस्तुति की जाती है। इसी तरह से अन्य फसलों में भी जहाँ पे आप देखें कोई कीट पतंगे लगते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड एक दवा है, सभी फसलों में आप छिड़क सकते हैं। गन्ने की सहफसली फसलों की सतत निगरानी करें और फसलों में कीट व्याधियों का रोकथाम के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए प्रकाश, फेरोमोन और चिपचिपे पीले ट्रैप का प्रयोग करें। दूसरा, आलू की फसल में डाइथेन M45 लगा सकते हैं। तीसरा जो एक प्रमुख मुद्दा है, गेहूं की फसल अगर आपने लिया है अंतर्वर्ती खेती के रूप में तो CRI स्टेज एक होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, उसमें पानी की व्यवस्था आप करें। उस स्टेज में पानी नहीं देने पे आपकी गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, समय पर बोई गई आलू की फसल बढ़वार की अवस्थाओं पर है और इस समय तापमान में आ रहे उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कई रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आलू की पैदावार में काफी कमी आती है। इसलिए किसान इनका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। आलू में कई तरह के रोग लगते हैं, लेकिन कुछ ही रोग फसल को अधिक नुकसान करते हैं, जैसे कि झुलसा और विषाणु रोग। इनका सही समय पर उपाय नहीं करने पर भारी नुकसान हो सकता है। बात करते हैं अगेती झुलसा की, तो यह रोग तब आता है जब तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है। इस रोग के लगने पर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, भूरे काले रंग के छल्लेदार धब्बे बनते हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। इसकी अगर सही समय पर रोकथाम नहीं करते हैं तो 40 से
50% तक नुकसान हो सकता है। इसलिए लक्षण दिखाई देते ही मैंकोसेब या प्रोपिनेब या क्लोरोथैलोनिन में से किसी एक दवा का छिड़काव करें। दूसरा रोग है पछेती झुलसा, जो कि आलू की फसल का सबसे घातक रोग है। फसल पर इस रोग के आने पर पत्तियों पर छोटे छोटे अनियमित धब्बे बनते हैं, जो बहुत तेजी से फैलते हैं और किनारे से पत्तियां झुलसने लगती हैं। फिर टहनियां भी झुलस जाती हैं और अंततः पूरी फसल आग से झुलसी हुई लगती है। आलू की फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक ठंड और बदली युक्त मौसम में होता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण फसल पर दिखाई दे तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डाइमेथोमार्फ का छिड़काव कर सकते हैं या अगेती झुलसा में प्रयोग होने वाली दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का असर लगभग 15 दिनों तक रहता है। अगर रोग के लक्षण फिर भी दिखाई दे तो 15 दिन बाद एक और हल्का छिड़काव कर दें। छिड़काव करते समय खेत में उचित नमी का ध्यान रखें। जहाँ तक विषाणु रोग की बात है तो यह रोग भी आलू की फसल को नुकसान करता है। इस रोग में पत्तियां पीली पड़ के सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधे नहीं बढ़ते हैं, जिस वजह से आलू कम बैठते हैं और उपज में कमी आती है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए कीटनाशी का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि यह रोग रस चूसने वाले कीटों से फैलता है, जो आसानी से फसल पर दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए स्वस्थ फसल पर ही नीम तेल का छिड़काव कर दें, तो ये समस्या फसल पर आएगी ही नहीं। लेकिन अगर यह समस्या फसल पर आ गई है तो आप रोगी फसल को खेत से निकालकर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं। जरूरी लगे तो दोबारा छिड़काव कर दें। ऐसा करके आप आसानी से इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, रोग आ जाने पर किसानों का खर्चा बढ़ता ही है, जिससे कहीं न कहीं लाभ में कमी आती है। इसलिए रोग फसल पर आए ही नहीं, इसके लिए समन्वित रोग प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाए, जिसमें सबसे पहले बात आती है कि जिस क्षेत्र में रोग अधिक आए वहां फसल चक्र अपनाएं। यानी जिस खेत में रोग आता रहा हो वहां 2 से 3 साल तक आलू की खेती नहीं करें। रोग रोधी प्रजातियों का चुनाव करें। मिट्टी या बीज का उपचार अवश्य करें। बुआई सही समय पर करें। सही समय पर सिंचाई करें। नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करें। किसान भाइयों, अगर आप इन सब बातों को अपनी आलू की खेती में अपनाते हैं तो आप आलू की फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव धनेरा, जिला धौलपुर के ब्रिजेंद्र यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में थनैला रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि थनैला, जिसके नाम से ही लगता है कि ये थन से संबंधित बीमारी है। साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह आप जान लीजिए कि लगभग जितनी भी जानलेवा बीमारी पशुओं में होती है उनके सबके टीका उपलब्ध है, परंतु यह एक ऐसी बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, जिसमें किसी भी प्रकार का टीका उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम बचाव अपने जानवर का करें, क्योंकि यदि हम बचाव कर लेते हैं तो जानवरों में इस तरह की समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इसमें एक और हम आपको बात बताना चाहते हैं कि जो थनैला है यह आर्थिक रूप से किसान भाइयों आपका नुकसान करती है। जैसे कि यदि किसी जानवर में थनैला हो जाता है और वह 10 लीटर दूध देता है और थनैला की वजह से यदि एक थन मर गया है तो निश्चित रूप से आपको तकरीबन 7.5 लीटर ही दूध मिल पाएगा, लेकिन वो आहार उतना ही खाएगा जितना कि वो खा रहा था। तो ये आर्थिक नुकसान आपको होता है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।
किसान भाइयों, यदि इसके हम रोग के बारे में बात करते हैं तो यह दो तरह का पाया जाता है। एक तो अधिक तीव्रता वाला और एक कम तीव्रता वाला। अधिक तीव्रता वाला आपको जो है ब्याने के पश्चात दिखाई पड़ता है। इसमें थनों का जो है आकार बढ़ जाता है, बहुत स्वेलिंग से आ जाती है, इनमें रेडनेस बढ़ जाती है तथा इनको दबाने पर थनों में दूध की जगह से खून आपको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक जो सब एक्यूट जिसको हम कहते हैं या कम तीव्रता वाला, तो ऐसी अवस्था जो है आपको दुहान के समय दिखती है। जब आप दूध देते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि जानवर के धन से दूध जो है कुछ फंस के आ रहा है। ऐसी दशा में आप तुरंत जो है जिस आयन में या जिस थन में आपको लगता है कि दूध फंस के आ रहा है, उसको तुरंत जो है छन्नी पर एक धार मार के देखें। और दूध जब दुहेंगे, अगर छन्नी पर किसी तरह के छिछड़े लगते हैं तो इसका मतलब है आपके जानवर में कहीं ना कहीं जो है थनैले की शुरुआत हो गई है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों इसमें बचाव की हम बात करते हैं थनैला की, तो सबसे पहले ये होता है कि अपने दुहाई का तरीका बदलें। दुहाई के तरीके में मतलब ये है कि पूर्ण हस्त विधि से दुहान करें। इसमें अंगूठा विधि का कदाप इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ जहाँ पर हम जानवरों को बांधते हैं वह स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए। होता क्या है कि जैसे आजकल जाड़े का मौसम चल रहा है, ऐसे में किसान भाई आप जानवरों को अंदर कमरे में बांधते हैं। पहले आप सानी या चारे की व्यवस्था कर देते हैं, उसके बाद जब जानवर खा लेता है फिर आप दूध दूहने बैठते हैं। ऐसे में दूध जानवर जो रात भर अंदर बंधा रहता है, चारा वगैरह खा के वहीं गोबर भी करता है, पेशाब कर देता है, और इसके बाद जब दूध दूह करके आप हटते हैं तो वहीं पर जानवर बैठ जाता है। बैठने के कारण उसके जो है थन की छिद्र खुले रह जाते हैं और उसमें से जीवाणु या कोई भी विषाणु या कोई भी कवक आसानी से प्रवेश कर जाता है और यह जो है थनैला का कारण बनता है। आप अपने जानवरों को हमेशा धोने के पश्चात थोड़ा सा दाना या कुछ इस तरह की चीज़ डाल दें कि वो 5 से 10 मिनट तक खड़ा रहे, जिससे क्या होगा कि थन के अंदर मौजूद दूध अपने आप जो है उस छिद्र को लॉक कर देगा। फिर किसी तरह के कोई जीवाणु उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, एक और चीज़ आपको देखनी है कि जो भी आप दूध छोड़ते हैं वो पर्याप्त मात्रा में छोड़ें और इसके बाद दूध दूहने के पश्चात बछड़ा जब तक पी न ले तब तक आप वहीं रुकें और बछड़े को बांध करके जाएं। उसको इस तरह न छोड़ दें कि वह जो है थन को चुभला दे। इसके अलावा किसान भाइयों, अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय से अवश्य संपर्क करें तथा किसी झोला छाप से इलाज कराने से बेहतर है कि आप रजिस्टर्ड किसी पशु चिकित्सक से ही उसका इलाज कराएं, क्योंकि इसमें जो थनैला के कारण है वो कई तरह के होते हैं। तो वो डॉक्टर साहब आकर के उसका प्रॉपर जो है परीक्षण कर लेंगे और जिसके कारण वह होगा उससे समुचित उसका इलाज करके आपके जानवर को थनैला से मुक्ति दिला देंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।